अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। कल हमने जो अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो किया था हमने केमिकल इक्विलिब्रियम को देखा था, इक्विलिब्रियम टर्म को देखा, फिर हमने देखा कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आज हमने नेक्स्ट स्टार्ट करने हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर डिफरेंट सब्सटेंस को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इधर उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया हुआ है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, हमारे पास H2 मीन्स वाटर को बना रहे हैं। तो जो दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और वो जो हमारे पास इन रिजल्ट बन के आ रही होती है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। इसी तरह अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक और रिएक्शन को, वो है कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट में क्या हो रही है, कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हो रही है, ब्रेकडाउन होकर हमारे पास बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारे पास लेफ्ट साइड पर है वो है हमारे पास रिएक्टेंट, और जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो राइट साइड पर प्रेजेंट है वो हमारे पास है प्रोडक्ट। इसी तरह अब हम अगर थर्ड रिएक्शन में देखें, Ag स्टैंड फॉर सिल्वर एंड NO3 नाइट्रेट। NO3 जो ग्रुप जो होता है वो नाइट्रेट होता है। सिल्वर नाइट्रेट NaCl मीन सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनता है, AgCl और NaNO3। अब देखें इसमें क्या हो रही है, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रही है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है, जो NO3 ग्रुप होता है वो Cl ग्रुप के साथ रिप्लेस हो रहा है। अब नीचे कुछ पॉसिबिलिटीज़ दी गई हैं केमिकल रिएक्शन की, अगर उनको हम देखते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ में क्या है, सबसे पहली जो पॉसिबिलिटी है वो हमारे पास है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन में जो है हमने फर्स्ट जो देखा स्टेप इसका, जो फर्स्ट इक्वेशन में थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कर रहे थे, आपस में रिएक्ट कर रहे थे। रिएक्ट करने के बाद हमारे पास वाटर बन रहा था। ब्रेकडाउन में हमने भी देखा था कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन के, कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन होकर ये दो प्रोडक्ट्स हमारे पास बना रहा है। और अगर कंबाइन का देखें तो कॉम्बिनेशन में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करके क्या कर रहे हैं, वाटर का मॉलिक्यूल को बना रहे हैं। इसी तरह थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था कि देखें जो रिएक्टेंट्स का NO3 था और इधर NaCl के साथ रिएक्ट कर रहा था, इसमें जो नाइट्रेट ग्रुप था वो क्लोराइड ग्रुप के साथ जो था रिप्लेस हो रहा था। इधर AgNO3 था, इधर AgCl हो गया। क्या हुआ, नाइट्रेट ग्रुप जो था वो क्लोरीन ग्रुप के साथ रिप्लेस कर गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी डायरेक्शंस को। इसकी दो डायरेक्शंस होती हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन है हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसकी दो डायरेक्शन होती है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन और दूसरी बैकवर्ड डायरेक्शन। जो फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है वो हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, कोई भी रिएक्टेंट है, वो एक रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट है, तो क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में। बट अगर बैकवर्ड डायरेक्शन को देखा जाए तो उसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट बन रही होती है वो दोबारा से ब्रेकडाउन होकर कन्वर्ट हो जाती है रिएक्टेंट्स में। इसके नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी टाइप्स को। हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसकी दो टाइप्स होती हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो एक डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। इधर हमने लिखा भी हुआ है दैट प्रोसीड इन वन डायरेक्शन। जो एक डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, और हमेशा जो वन डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन हमें पता है वो कौन से होते हैं, जो रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है, सेकंड स्टेप में है ऑलवेज कंप्लीटेड। जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये हमेशा कंप्लीट होता है। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट तो होते हैं बट प्रोडक्ट जो है वो दोबारा कन्वर्ट नहीं होते रिएक्टेंट्स में। नेक्स्ट आ जाएगा इसका इक्विलिब्रियम नॉट इस्टेब्लिश। इसकी जो इक्विलिब्रियम होता है वो इस्टेब्लिश नहीं होता। वो इस्टेब्लिश क्यों नहीं होता, क्योंकि रिएक्टेंट जो होते हैं वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में। जब वो मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स जो है वो दोबारा ब्रेक डाउन नहीं होती और रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता, तो इक्विलिब्रियम जो होती है हमारी वो इस्टेब्लिश नहीं होती। नेक्स्ट लास्ट वन है इसका, कहता है रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये जो हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल एरो से। सिंगल एरो ये इधर हमने लगाया है, ये जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है और दरमियान में क्या सिंगल एरो और वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास केमिकल रिएक्शन की, वो है रिवर्सिबल रिएक्शन। हमने जैसे कि पहले पढ़ा इरिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस किया। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जो प्रोसीड करते थे ओनली वन डायरेक्शन, बट रिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जो प्रोसीड करते हैं बोथ डायरेक्शन में। मीन्स इसमें जो होते हैं वो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं और प्रोडक्ट जो होते हैं वो दोबारा से उनकी ब्रेकडाउन होकर या फिर वो रिएक्ट करके रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यू एरो लगा देंगे इधर।
नेक्स्ट स्टेप जो है वो है इसमें कि नेवर कंप्लीटेड। जो इरिवर्सिबल रिएक्शन थे उसमें हमने डिस्कस किया था कि वो कंप्लीट हो जाते हैं, बट अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो ये कंप्लीट नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसमें रिएक्टर्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होकर दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसके इक्विलिब्रियम जो होता है वो इस्टेब्लिश होता है। इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो होते हैं रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पर तब्दील नहीं हो रहे होते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। लास्ट इसका जो है वो है स्टेप है रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो। हमने देखा था जो उधर हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन था उसमें जो था वो सिंगल एरो से रिप्रेजेंट कर रहे थे, बट इधर जो है रिवर्सिबल रिएक्शन को हम डबल एरो से, डबल हेडेड एरो से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है हाइड्रोजन और आयोडाइड। हम क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन और आयोडाइड को आपस में रिएक्ट करवा के हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रही है वो है हाइड्रोजन आयोडाइड की। अब देखें इधर H2 है, इधर I2 है, हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रही है 2HI, मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। अब हमें पता है कि हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस है। और मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताती चलूँ कि जो इस चैप्टर में हम डिस्कस कर कि इस चैप्टर में हम सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में ही इस्टेब्लिश होता है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन, उनमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें जो होता है रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो मुकम्मल तब्दील हो जाते हैं प्रोडक्ट में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें रेट ऑफ रिएक्शन के कंसेप्ट को। अब हम यहाँ देखते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को। इधर मैंने जो लिखा है रेट ऑफ एफ और /बी। एफ मीन्स फॉरवर्ड और बी मीन बैकवर्ड रिएक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे रेट क्या होता है। रेट हम बोलते हैं, रेट का इधर जो मतलब लिया मीन्स के स्पीड, मतलब क्या स्पीड, स्पीड तो कुछ भी हो सकती है, बट इधर जो होगा रेट का मतलब स्पीड क्या, मतलब जितनी स्पीड, जितना टाइम, मतलब जितनी जल्दी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं रेट। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन में जितनी स्पीड के साथ रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होंगे उसको हम बोलेंगे कि ये है इसका रेट ऑफ रिएक्शन। इसी तरह बैकवर्ड रिएक्शन में जितनी स्पीड के साथ प्रोडक्ट जो है वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं रिएक्टेंट में उसको हम बोलते हैं, इसका क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। अब देखते हैं हम, फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, हमारे पास 100 ग्राम जो है वो रिएक्टेंट्स हैं। हम 100 ग्राम रिएक्टेंट्स हैं, बट हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 0। अब हमारे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, इसमें क्या होता है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम में जो रिएक्टेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीज करते हैं बट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज करते हैं। कैसे? अब देखिए हमारे पास रिएक्टेंट जो है इधर 100 ग्राम था, प्रोडक्ट क्या थी, 0। रिएक्टेंट हमारे पास कम हो गए, क्या रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया, रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तो प्रोडक्ट हमारे पास बढ़ गई, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगी, इधर इंक्रीज होगी, और रिएक्टेंट क्या हो जाएंगे, इधर हमारे पास डिक्रीज कर जाएंगे। सही है। अब इधर देखिए 80 ग्राम हमारे पास रिएक्टेंट आ गए, 20 ग्राम प्रोडक्ट आ गए। अब ऐसे ही क्या होगा, रिएक्टेंट कम होते जाएंगे और प्रोडक्ट जो है वो बढ़ते जाएंगे। एक टाइम आएगा कि दोनों जो है वो इक्वल हो जाएंगे। जब ये इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्टेंट जो होगा वो रेट ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि रेट ऑफ रिएक्टेंट जो है रेट ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। रेट ऑफ रिएक्टेंट में क्या आ जाएगा, RF, और रेट ऑफ प्रोडक्ट को हम RB के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ क्या है, एक कॉन्सेप्ट के लिए। रेट RF का मतलब होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और RB का मतलब होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास ये क्या है, फॉर एग्जांपल हमने एक स्कूल लिया, ये हमारे पास क्या है, पूरी एक बिल्डिंग है स्कूल की। ये इसमें क्या है, 10 लोग स्कूल में जो है वो प्रेजेंट है। जब 10 लोग स्कूल में प्रेजेंट है, इधर से 5 लोग जो है वो स्कूल में एंटर हो रहे हैं और 5 ही लोग स्कूल से जो है वो एग्जिट कर रहे हैं, मतलब वो बाहर जा रहे हैं। 5 एंटर हो रहे हैं, 5 बाहर जा रहे हैं। क्या उससे जो अंदर वाले 10 हैं उन पर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंदर जो 10 लोग बैठे हैं वो बैठे ही हैं। फॉर एग्जाम्पल हम उनको टीचर का नाम दे देते हैं कि स्कूल में 10 टीचर हैं, 5 पेरेंट्स आ रहे हैं, 5 पेरेंट्स जा रहे हैं। पेरेंट्स के आने और जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या, जो पेरेंट्स एंटर हो रहे हैं, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो पेरेंट्स एग्जिट कर रहे हैं। आई होप सो आपको इस एग्जांपल के साथ अच्छे से रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की समझ आ गई होगी। सो गाइस, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, केमिकल रिएक्शन पढ़ा, उसकी डेफिनेशन को देखा, उसकी एग्जांपल को देखा। उसके हमने 3 एग्जांपल्स देखे।
और साथ ही हमने उसकी पॉसिबिलिटीज़ को देखा। हमने 3 उसकी पॉसिबिलिटीज़ देखी और तीनों पॉसिबिलिटीज़ को हमने रिएक्शंस के साथ कंपेयर किया। कंपेयर करके देखा, फिर हमने उसकी डायरेक्शंस देखी। डायरेक्शंस हमारे पास 2 थी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं और बैकवर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट की ब्रेकडाउन होती है और वो रिएक्टर्स में दोबारा से कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर हमने देखा कि 2 टाइप्स हैं इसकी, फिर दोनों टाइप में कौन-कौन सी थी। इरिवर्सिबल रिएक्शन था और रिवर्सिबल रिएक्शन था। हमने इरिवर्सिबल रिएक्शन देखा कि वो ओनली वन डायरेक्शन में प्रोसीड करता है और वो कौन सा रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन में हमें पता है रिएक्टेंट कंप्लीटली जो होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमें पता है ये रिएक्शन जो होता है ऑलवेज कंप्लीट होता है। इसमें प्रोडक्ट कभी भी ब्रेकडाउन होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता। और इसमें जो होता है रिवर्सिबल रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम होता है वो इस्टेब्लिश नहीं होता। क्यों इस्टेब्लिश नहीं होता? इसलिए इस्टेब्लिश नहीं होता क्योंकि इसमें जो है रिएक्टेंट जो होते हैं वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। और हमें ये भी पता है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन में हमने क्या देखा कि सिंगल एरो से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने उसके बाद दूसरी टाइप की केमिकल रिएक्शन की को डिस्कस किया, वो क्या थी, हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन था। रिवर्सिबल रिएक्शन हमने देखा वो बिल्कुल इरिवर्सिबल रिएक्शन के ऑपोजिट था। जहाँ इरिवर्सिबल रिएक्शन ओनली वन डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा था, वहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन जो था वो बोथ डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा था। इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे थे और ये रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता क्योंकि इसमें रिएक्टेंट जो होते हैं वो कंप्लीटली जो होते हैं कन्वर्ट नहीं होते प्रोडक्ट के अंदर। और इसमें इक्विलिब्रियम इसी वजह से इस्टेब्लिश होता है क्योंकि इसमें कंप्लीटली रिएक्टेंट जो होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। उसके बाद हमने देखा था रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को। हमने इधर रेट का हमने देखा कि रेट का क्या मतलब आता है, स्पीड तो किसी भी चीज़ की हो सकती है। हमने देखा कि स्पीड जो रिएक्टेंट की वो स्पीड जिस स्पीड के साथ रिएक्टेंट होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट ब्रेकडाउन होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं। फिर हमने देखा जो रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन था, इसमें जो होते हैं नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स होते हैं वो डिक्रीज होते हैं और नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाते हैं तो प्रोडक्ट जो होते हैं वो इंक्रीज होती जाती हैं। फिर हमने एक एग्जाम्पल से देखा था, स्कूल की एग्जाम्पल ली, उसमें 10 लोग पहले ही प्रेजेंट हैं और 5 लोग जो है वो एंटर हो रहे हैं और उसी वक्त में 5 लोग जो एग्जिट कर रहे हैं। तो हमने देखा कि जो 5 लोग एंटर हो रहे हैं, जो 5 लोग एग्जिट कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो अंदर 10 लोग हैं वो 10 के 10 मौजूद हैं। 5 लोग आ रहे हैं तो 5 लोग जा भी रहे हैं। तो इससे हमें समझ आता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल है। कैसे? मतलब 5 लोग एंटर हो रहे हैं, वो क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और 5 लोग जो एग्जिट कर रहे हैं वो क्या है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। 5 अगर एंटर हो रहे हैं तो 5 ने एग्जिट कर दिया, इट्स मीन कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल्स टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसी तरह की नई से नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। आई होप सो आपको अच्छे से समझ। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।